हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो इबोला वायरस के बारे में बात करेंगे। ये इबोला वायरस 2014 तक आप देखे थे एक पैंडेमिक, एक महामारी का रूप ले लिया था। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, क्या है इबोला वायरस, ठीक है, कैसे ये फैलता है, क्या है उपचार, क्या है टेस्ट, क्या है इसके कारण, क्या है इसके सिम्टम्स। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसके इतिहास से लेके और अब तक की पूरी घटनाओं पर एक नज़र जो है हम इबोला वायरस पे हम रखेंगे। देखिए, ये जो इबोला वायरस है, ठीक है, ये एक समय था 1976 1976 का। 1976 से पहले भी इस वायरस के बारे में लोग जानते थे, लेकिन उस समय साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ये डिसाइड कर पाएं कि ये एग्जैक्टली है क्या। उस समय की जो समस्या थी, आप देखो 76 के उधर, तो उधर लोग भूत प्रेत और ये सब बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास था। तो अक्सर जो बीमारियों को, अक्सर ज़्यादातर बीमारियों को जो हम लोग रूप दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत और इन सब चीज़ों से जोड़ के सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, वैसे वैसे हम चीज़ों को जब गहराई से अध्ययन किए तो बहुत कुछ हमें इसमें देखने को मिला और आगे इसके बारे में पता चलते रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इबोला वायरस के बारे में, ठीक है, क्या है ये वायरस, वायरस किस तरीके से काम करता है, कैसे हम उसके बारे में जानते हैं, और वो बहुत कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इबोला वायरस के कुछ इतिहास की बात करें तो इबोला वायरस जो था, ये इबोला वायरस अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसको हम बोलते हैं कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य, ये है वो देश, कांगो गणराज्य। तो यही कांगो से इसका जो है वो उत्थान हुआ। यही कांगो में एक नदी बहती है, कांगो नदी, और इसी कांगो नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं इबोला रिवर, ठीक है। तो कांगो नदी ये बह रही है और इसी में आके मिलती है इबोला रिवर। इसी इबोला रिवर के पास एक गांव था जिसका नाम था याम्बुकू, याम्बुकू, ठीक है। तो ये एक गांव था याम्बुकू गांव, और यहीं से इबोला के बारे में तो ये एक गांव था याम्बुकू, और इसी याम्बुकू गांव से, ठीक है, कुछ हमें पेशेंट मिले लमसम, और इन पेशेंट को जब हम लोग देखे, ठीक है, तो यहीं से इस वायरस के बारे में हमें जानकारी मिला। ये बात है 1976 की, 1976 की, ठीक है। तो कांगो नदी बहती है, इसी कांगो नदी की एक सहायक नदी है इबोला। वो नदियां जो जाके बड़ी नदी में, वो छोटी नदियां जो जाके बड़ी नदी में अपना जल गिरा देती हैं, वो कहलाती हैं कौन सी, सहायक नदियां, ठीक है। तो ये जो सहायक नदी इबोला के ही बगल में एक गांव था याम्बुकू, ठीक है, और याम्बुकू गांव से इसके बारे में पता चला। ये कांगो, और इधर ये है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। तो ये दक्षिणी सूडान के आसपास के जो इलाके थे, ठीक है, इनमें ये वायरस काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आया। ये बात है 1976 में, ठीक है। ये जो 1976 की बात थी, ये इबोला वायरस का इस समय क्या था, उत्थान हो रहा था, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तहत हो रहा था। अब इस वायरस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, है क्या, ये जो इबोला वायरस है ना, ये फिलोविरिडाई फैमिली का है। ये जो इबोला वायरस है फिलोविरिडाई फैमिली का है। जैसे हम एक परिवार है, मानव जाति, ये एक परिवार है। अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं के अलग प्रजातियां हैं, अलग वो एक जाति है, उसी तरह एक फैमिली है। तो उसी तरह ये जो इबोला वायरस था, ये फिलोविरिडाई फैमिली से था। और फिलोविरिडाई फैमिली में दो प्रकार के वायरस आते हैं, दो वायरस आते हैं, एक इबोला और एक मारबर्ग, ठीक है। मारबर्ग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है हम आगे लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं मारबर्ग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि कोविड के बाद अगर सबसे ज्यादा जो दूसरी बीमारी का खतरा आ रहा है, मंडरा रहा है देश पे, वो मारबर्ग ही है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं बात करूंगा इसी फैमिली के एक वायरस के बारे में, इबोला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो इबोला वायरस है, ठीक है, तो हम पहले वायरस के बारे में बात करें तो मेरी बात समझिएगा आप। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, वायरस का अपना कोई सेल नहीं होता, ठीक है, अपना कोई सेल नहीं होता। और ये जो वायरस होता है ना, ये ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है, ठीक है। ये सजीव और निर्जीव
के बीच की कड़ी माना जाता है। तो वायरस का अपना कोई सेल नहीं होता। हमें यह पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। बहुत ज्यादा सेल्स हैं, बहुत ज्यादा सेल्स मिलकर क्या बने हैं, टिश्यूज बने हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बने हैं, ऑर्गन बने हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बने हैं, ऑर्गन बॉडी बनी है, और बहुत सारे ऑर्गन बॉडी मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। उसी तरह हर जीव, इस वायरस का कोई भी सेल नहीं होता, न ही ये सजीव होते, न ही ये निर्जीव होते। ठीक है, लेकिन ये जो वायरस होते हैं ना, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है? अगर मैं कोविड की बात करूं तो देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। और अगर मैं इस वायरस की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी वायरस या तो डीएनए से बना होगा या तो आरएनए से बना होगा। यही दो तरीके से वो बनते हैं। और ये वायरस क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए क्या करता है, इनके आनुवांशिक लक्षणों को आगे की तरफ लेके जाता है। जैसे मान लो अगर हमारा कोई संतान हो रहा है तो उसका जो रूपरेखा होगा वो भी मेरी तरह होगा। उसके भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, दो मतलब आंखें होंगी, एक खोपड़ी होगा, थुथुन होगा, सब बहुत कुछ होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो सब कुछ है, पूरी बॉडी का हिस्सा जो है वो उसी तरह बनेगा। क्लियर है? कभी देखे हो आदमी का बच्चा गधा पैदा हुआ हो? नहीं। ये बात देखो, शरीर से गधा नहीं होता, बुद्धि से भले हो। आ रहा है समझ में? लेकिन आदमी का बच्चा हमेशा, ठीक है, आदमी होगा, गधा नहीं होता। तो डीएनए क्या होते हैं, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को आगे की तरफ लेके जाते हैं। जैसे जिसका भ्रूण होगा वो बच्चा भी उसी तरह पैदा होगा। मनुष्य का भ्रूण है तो मनुष्य की तरह ही पैदा होगा, दो हाथ दो पैर होंगे। मनुष्य का बच्चा कभी भी गधा पैदा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा। और गधा होने का मतलब देखो, शरीर तो मनुष्य का होगा, बुद्धि की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि भले ही गधे की तरह हो सकती है। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन वो शरीर से क्या होगा, गधा। अगर इसी डीएनए में अगर छेड़छाड़ हो जाए, ठीक है, तो किसी का पूंछ निकल जाएगा, किसी का कुछ बच्चा अलग गोरिल्ला टाइप दिखेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा तो ये होता है। तो इसी डीएनए में छेड़छाड़ होता है। इस डीएनए में जो चीज होगी वही चीज आगे की तरफ जाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, जो चीज डीएनए में नहीं है वो चीज आगे की तरफ नहीं जाएगी। जैसे आप एक मूवी देखे होगे, क्रिस। आ रहा है समझ में? तो जरूरी अगर कोई ऐसी चीज जो किसी के जीन में है वही आगे ट्रांसफर होगा, अगर वो जीन में नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चोर का बेटा चोर ही हो। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वायरस जो है वो इस तरीके से काम करता है। ये हुआ डीएनए, ये हुआ आरएनए, इसी के माध्यम से ये काम करते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी का शेप होता है ना, वो बॉडी का शेप कुछ ऐसा होता है कि ये जो बॉडी होती है ये बाहर की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर बाहर देखो, हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन है, चाहे मैं आंख की बात करूं, चाहे मैं नाक की बात करूं, चाहे मैं मुंह की बात करूं, चाहे मैं लंग्स की बात करूं, चाहे मैं किसी भी अंग की बात करूं, तो हर अंग तक, वो अंग तक कुछ चीजें हम बाहर से डाल रहे हैं। जैसे अगर मान लो उस अंग में कोई चीज खराबी हो गई तो हम बाहर से मेडिसिन लेंगे। क्लियर है? वो शरीर का पार्ट तो है नहीं। अगर वो अंग है तो हम अंदर से भी बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं जो उस पार्ट तक जा रहे हैं। मतलब हमारे शरीर का जो अंग है वो या तो बाहर से कोई ना कोई चीज लेगा या अंदर से अंदर कोई चीज लेगा। आ रहा है समझ में? तो हमारे शरीर में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर वो होते हैं, हमारे हर अंग का अपना एक रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, बाहर की चीजों को अंदर रिसीव करके लेके जाते हैं। और जब वो बाहर की चीजों को अंदर रिसीव करके लेके जाएंगे तो इसकी सूचना वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देते हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके तहत वो करता है, रिएक्ट करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा क्लियर हो गया? ठीक है, तो वो चीज होती है। अब जैसे देखो, सपोज मान लो कॉलेज लाइफ में हो आप, ठीक है, और कॉलेज लाइफ में जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो आप देखो बाबू सोनाओं से घिरा हुआ होता है। आ रहा है समझ में? हर स्टूडेंट की अपनी कोई ना कोई एक बाबू सोना टाइप की होती है। मेरी बात आ रही है समझ में? अब ये बाबू सोना टाइप आपके बॉडी का पार्ट है नहीं ना, बाहर का पार्ट है। लेकिन आप देखें, ठीक है, तो देखें तो आपके आंखों पे कुछ रिसेप्टर होंगे जो उस चित्र को लेके जाएंगे। ये जो रिसेप्टर होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्लियर है? यही बाहर की चीजों को लेके जाते हैं। तो जब आप बाहर से देखें तो वो दृश्य बाहर का था, लेकिन अब वो रिसेप्टर क्या किया, उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद आपके शरीर में गया, जब दिमाग पे गया तब दिमाग में आया, ओहो कितनी सुंदर थी। आ रहा है समझ में? तो बॉडी
रिएक्ट किया। मेरी बात आ रही है समझ में? उसी तरह रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो वायरस हुआ ना, ये वायरस बाहर की चीज है। तो हमारे अब देखो कोरोना कोविड में क्या हुआ था, लंग्स में थे, ठीक है, लंग्स के माध्यम से ये गया। तो हर वायरस का डिजाइन अलग अलग होता है, क्लियर है? अब जैसे दवाई जब आप खाते हो तो दवाई में मंत्र मार के थोड़ा खाते हो कि जाके किडनी सही करना, आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो जो जिस हार्मोन्स को या जिस चीज को भी वो एंजाइम्स को बढ़ा रहा है ना, उस एंजाइम को रिसीव करने वाले हैं, आ रहा है समझ में? और उस टाइप के उसको रिसीव करने वाले ठीक उसी तरह होंगे। तो अगर किडनी के खाओगे तो किडनी के रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? फेफड़े का खाओगे फेफड़े के लिए करेंगे, लंग्स का खाओगे लंग्स के लिए करेंगे, आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा तो सेम उसी तरह आप समझना, ये जो कोविड वायरस था ना, ये हर वायरस एक ना एक कोई प्रोटीन से बना होता है, और इसका जो मतलब रिसेप्टर है वो हमारे लंग्स में है, और यही रिसेप्टर क्या करेंगे, इस वायरस को लेके शरीर के अंदर निकल जाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? और जब ये वायरस शरीर के अंदर जाएगा तो अब दिमाग कोई ना कोई रिएक्ट करेगा, ठीक है, और जब वो रिएक्ट करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है कि भैया ये तो अलग ये चीज तुम लेके चले आए। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। तो इसके बाद से क्या करता है, वो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये है डीएनए, ये है आरएनए। इसी तरह वायरस जो है काम करते हैं। वायरस हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये बाहरी हिस्सा होता है। हमारे शरीर के रिसेप्टर क्या काम करते हैं, इसको हमारे बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, वैसा जैसे सपोज आप कोई टेस्ट ले रहे हो, तो टेस्ट क्या है, बाहर से ले रहे हो ना, ठीक है, तो आपके जीभ पे कुछ रिसेप्टर होंगे जो इस टेस्ट को रिसीव करके लेके जाएंगे, और तब दिमाग बताएगा कि मीठा था कि खट्टा था कि कड़वा था कि जहरीला था। आ रहा है समझ में? ऐसा। उसी तरह जब आप कोई महक लिए, तो महक तो बाहर की चीज है, तो हमारे नाक में कुछ ऐसे सेंसिटिव सेल होंगे, रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, जो उस स्मेल को लेके जाएंगे, आप बता दोगे कहां मुर्गा बन रहा है, कहां पनीर बन रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा। तो अब उसी तरह रिसेप्टर होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई आवाज सुने, ठीक है, अब जैसे मान लो एक पुरुष है, अब उसकी पत्नी बुलाई, ठीक है, अजी सुनते हैं, अब वो सुन रहे, गधा तो बोल नहीं सकती, ठीक है, तो वो क्या बोलेगी, अजी सुनते हैं। अब वो आवाज सुने, ठीक है, तो क्या बोलेगा, हाँ बोलो। मेरी बात आ रही है समझ में? तो वो क्या काम करता है, ये जो आवाज सुने, दिमाग उसके प्रति क्या करता है, रिएक्ट करता है। आ रहा है समझ में? अच्छा रिएक्ट, अभी कोई गरिया दे, ठीक है, तो दिमाग बाहर की चीजें उसको रिसीव करके ले, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? कोई प्यार से बात कर ले, ठीक है, तो बाहर की चीज उसको रिसीव किए, लेकिन बढ़िया चीज बोला तो आप बढ़िया से पेश आए। मेरी बात आ रही है समझ में? तो उसी तरह बॉडी में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर की चीजों को अंदर लेके जाते हैं, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो यही डीएनए होता है, यही आरएनए होता है। क्लियर? इसी का बना हुआ होता है। तो ये जो इबोला वायरस है ना, ये आरएनए का बना हुआ वायरस है। क्लियर है? आरएनए का बना हुआ है। मेरी बात आ रही है समझ में? जो वायरस आरएनए से बने हुए होते हैं, उनको रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं, रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। जैसे डेंगू का वायरस, ठीक है, ये भी कैसा है, रेट्रो वायरस, आरएनए का बना हुआ है। जैसे कोविड का वायरस भी कैसा है, आरएनए का बना हुआ है। मेरी बात आ रही समझ में? कैसे वायरस है ये, रेट्रो वायरस है। यहां तक बात समझ में आई कैसे वायरस काम करता है। क्लियर हो गया? अब ये जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए में आप देखो हमारे जो सेल्स होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, एक्स आकार में इस तरीके से क्रोमोजोम होते हैं। एक ठो कोई क्रोमोजोम जब उठाओगे, तो उठाने के बाद ये जब क्रोमोजोम को इस तरीके से आप करें, ये जो आप क्रोमोजोम को इस तरीके से करते हो ना, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनए। और जब आप कोई एक रेशा उठाते हो ना, कोई एक रेशा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात आ रही समझ में? न्यूक्लियोटाइड। इसी पे क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं, इसी पे क्या होते हैं, ऐसे जीन लगे। यही सूचनाएं होती हैं जो आगे पीढ़ी तक लेके जाती हैं। मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर है? इस न्यूक्लियोटाइड को एक जगह कर दोगे, क्या हो जाएगा, डीएनए। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है, और ये भी अलग है, ये भी अलग है, इन दोनों डीएनए को मिला दोगे, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। क्लियर है? आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरीके से डीएनए होता है, ये इस तरीके से काम करता है, आनुवांशिक लक्षणों को आगे की तरफ लेके जाते हैं। जब ये वायरस आता है ना, ठीक है, तो अब ये वायरस क्या काम करेगा, अपनी ही तरह के सेल्स को डेवलप करने लगता है आपकी बॉडी में आने के बाद, ठीक है, तो अपना ही बॉडी अपने लिए ही जहरीला हो जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा तो ये इस
तरीके से होता है। मेरी बात आ गई समझ में? ठीक है, ऐसा। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप बाहर से जो भी चीज ले रहे हो ना, ठीक है, वो वैसे ही रिएक्ट करता है। क्लियर हो गया? देखो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब आप स्टूडेंट लाइफ में आते हो ना, तो आपके पास दो तरह की चॉइसेस होती हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप जब स्टूडेंट लाइफ से अपनी तैयारी में आते हो, तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तरफ होता है खूब बढ़िया जिंदगी, घूमना फिरना, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना, क्लियर है, खूब आलसपन, दिन रात सोना, एक और बाबू सोना। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये एक तरफ का सीन हो गया। दूसरे तरफ का क्या सीन होता है कि एक तरफ दूसरे तरफ क्या होता है, आपकी पढ़ाई हुई और आपकी मंजिल हुई। अब आपको चूज करना होता है कि इन दोनों में आप क्या चूज करते हो। कि वो होती है जो आप तय करते हो, और जो आप तय करते हो वो ये तय कर देता है कि आपका क्या करना है। क्लियर है? तो समय पे चीजों को तय करना सीखो, ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? और दूसरी चीज, आप भारत में हो, यहां बच्चों का वैसे भी शोषण होता है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ बाप बड़े प्यार से उसका एडमिशन कराते हैं स्कूल में, ठीक है, और उस स्कूल में जाके बच्चा सीखता क्या है कि अपने से बड़े को आप बोलो। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, अपने से बड़े को क्या बोलो, आप बोलो, ठीक है। बच्चा सीखा क्या, वो छोड़ दो। बच्चा जब घर में आया तो वो देख क्या रहा है कि हमारे यहां जो औरतें होती हैं वो पुरुष को आप करके बोलती हैं, पत्नी होगी अपने पति को आप करके बोलेगी, और पति जो होगा अपनी पत्नी को तुम करके बोलेगा। बच्चा स्कूल में क्या सीखा, अपने से बड़े को आप करके बोलना है, लेकिन घर में क्या देख रहा है, पुरुष को आप बोलो, महिला को तुम बोलो। तो वो जीवन भर क्या बोलता है, पिताजी को आप करके बोलता है, माताजी को तुम करके बोलता है। आ रहा है समझ में? तो बच्चे को बचपन से ही क्या किया जाता है, भ्रम में रखा जाता है, सिखाया कुछ और दिखा जाता है, दिखाया कुछ और जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो कहां से कहां निकल गए। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये जो सीन है ना, इस तरीके से वायरस जो है हमारे काम करते हैं। अभी समझ में आया बाहर से कैसे वायरस जाते हैं? हमारे शरीर के रिसेप्टर होते हैं अंग, इसीलिए हर वायरस कोई ना कोई एक स्पेशल अंग को खराब करता है। क्लियर है? जो अंग के रिसेप्टर उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उसी को उठाएगा और उसी को लेके चला जाएगा। तो अलग अलग अंग, हर वायरस अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक बात समझ में आई? अब देखो ये जो, अगर हम इबोला वायरस की आगे बात करें, तो इबोला वायरस जो है, ठीक है, ये एक चमगादड़ से होता है। ठीक है, चमगादड़ से फैलने वाला रोग है इबोला वायरस। चमगादड़ से कैसे, दो तरह के चमगादड़ होते हैं। एक वो चमगादड़ होते हैं जो मतलब जीवों पे निर्भर होते हैं, एक वो चमगादड़ होते हैं जो ये फलों पे निर्भर होते हैं। क्लियर है? अब ये जो इबोला वायरस है ना, वो इस प्रकार के चमगादड़ से फैला। ठीक है, ये जो इबोला वायरस है, अरे ये जो इबोला वायरस है वो इस प्रकार के चमगादड़ के साथ फैला। अब ये चमगादड़, ये जो फल खा रहा है, इस फल को गिरा देगा, आधा खाया आधा गिरा देगा। ठीक है, इस चमगादड़ में ये वायरस है। क्लियर है? अब ये चमगादड़ क्या करेगा, इस फल को खाया और फल को खा के गिरा दिया। जब फल को खा के गिरा दिया तो इसको कोई ना कोई बकरी खा लेगी, सुअर खा लेगा, हो सकता है आदमी खा ले। मेरी बात आ रही है समझ में? अब ये वायरस फल से कहां पहुंच गया, आदमी में। क्लियर हो गया? अब आदमी से कहां पहुंच गया, ठीक है, अब मान लो बकरी तुम खा लिए, ठीक है, बहुत लोग होते हैं। अब चाइना में रहता तो चमगादड़े खा जाते सब। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी इधर उधर है तो चमगादड़ सुरक्षित है, बाकी लोग खा रहे हैं। मेरी बात आ रही समझ? तो एक दूसरे में फैला कि नहीं फैला? ठीक है, और एक पशु से दूसरे पशु में फैला। मनुष्य भी क्या है, एक पशु ही है। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो एक पशु से एक पशु में फैला। ठीक है, वो संक्रामक रोग जो पशु से, मतलब पशु जनित होता है, मतलब पशु से पशु में संक्रमित होता है, उसको बोलते हैं जोनेटिक डिजीज ना, जोनेटिक रोग। क्लियर है? ठीक है, ऐसा। तो ये वायरस भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, पशुओं से पशुओं तक फैलता चला गया। मेरी बात आ रही है समझ में? और जब पशुओं से पशुओं तक ये वायरस फैलता चला गया, तो अब क्या हुआ कि देखो, ये वायरस जब पहुंचा, ठीक है, तो जगह जगह पे अपना कहर ढाने लगा। सबसे पहले कहां, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, और अफ्रीका, ये वायरस था भी इतना भयानक। देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत तेज फीवर आएगा। ठीक है, जैसे एक छुआछूत की बीमारी है, जैसे कोविड था ना, अगर किसी को है, आप छू दिए, मतलब उसके लिक्विड से अगर आप संपर्क में आ गए, अब वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खांस दे, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो खांस दे तब भी हो जाएगा, छींक दे तब भी हो जाएगा, उल्टी कर दे तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसके मल आदि से भी होता है। ठीक है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स से भी होता है।
है, बहुत सारी चीजों की वजह से ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फैलता है। जब ये रोग आपकी बॉडी में आ जाता है ना, तो 2 से 9 दिन के अंदर, मतलब 2 से 9 दिन के अंदर ये अपना पूरा असर दिखा देता है। क्लियर है? तीसरे दिन से सर्दी खांसी ये सब शुरू हो जाएगा, फीवर बहुत तेज होगा, ठीक है, हेडेक बहुत ज्यादा होगा, शरीर में बहुत तेज ऐठन होगा। इतनी तेज ऐठन होता है कि चेहरे से एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं, और जब चेहरे से एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, अब देखो जो नसें हैं वो अंदर ही अंदर फट जाएंगी, बहुत तेजी से क्या होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। जब अंदर नसें फट जाएंगी, ब्लीडिंग होने लगेगा, तो आंखों से क्या आना शुरू हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उल्टी से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, और ये रोग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो इसके हाथ पूरे सड़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ऐसा सड़ के इस तरीके से हो जाएंगे। आप देखोगे एक मूवी होगा जॉम्बीज, ठीक है, जॉम्बीज की तरह हालत हो जाएगी, इतना दर्द होगा ना कि आदमी पा जाए तो आदमी को खा। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा तो जॉम्बीज की तरह ये होता है। क्लियर है? लोग रोड पे रास्ते में ऐसे पड़े पड़े गिर जाते हैं। क्लियर है? ऐसा तो ये जो महामारी थी बहुत तेजी से फैल रही थी 1976 के बाद 2014 आते आते, ठीक है, इसका असर कई देशों में देखा जाने लगा। क्लियर है? और जब 2014 में इसका असर काफी ज्यादा देखे जाने लगा तो WHO ने 2014 में इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया, महामारी का रूप दे दिया। क्लियर है? महामारी का रूप दे दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है आपका पूरा इबोला वायरस। क्लियर है? अभी ये उतनी तेजी से अपने पैर नहीं पसार रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अपनी तेजी से जो पैर पसार रहा है वो इबोला का ही बड़ा भाई मारबर्ग, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। क्या है मारबर्ग और कैसे ये अपने पैर को पसार रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, और जो दूसरी बार हम लोग ये कोविड के बाद जो निखर के अभी सामने आ रहा है वो यही रोग आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इबोला वायरस का। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।